जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आई एम सपना। वेलकम टू कंपटीशन साला। आज ये आई थिंक लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा जो कि 10th पेपर है, ये मॉक टेस्ट का, जो कि मैंने 9 पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। ये 10th मॉक टेस्ट है। इसके बाद फिर करंट अफेयर्स के कुछ अगर मुझे लाना होगा तो मैं आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो ला दूंगी। बाकी आप अपने एग्ज़ाम पे जो 2 दिन बचे हैं, जिन लोगों का एग्ज़ाम 28 को है, तो उनके लिए मेरी बहुत बेस्ट विशेज़ है। बच्चों, आप लोग बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल फोकस्ड होके एकदम अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि सरल प्रश्न ही हमको एग्ज़ाम से बाहर करते हैं। जो आपने पढ़ा है अभी तक का, जो आपने रिवीजन किया है, तो प्लीज़ आप लोग उसको अच्छे से उसको क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। उसमें वो गलत नहीं होनी चाहिए। तो एक आपकी परफॉर्मेंस फिर समझिए कि हाँ अच्छी है। जो क्वेश्चंस आपने अपनी अभी तक आपने पढ़ाई की है वो आपसे नहीं गलत होने चाहिए, वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तब आप कंपटीशन में बने रह सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। ये तो बहुत बारी हमने डिस्कस किया है। भारत और पाकिस्तान के जो बीच की रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और जो भारत और चीन के जो उत्तर पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, वहाँ पे जो बॉर्डर लाइन है भारत और चाइना के बीच में, वो हमारी मैकमोहन रेखा के नाम से है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो रेखा है उसको मैगीनॉट कहते हैं। और एक सर क्रीक जो है हमारा कक्ष, जो गुजरात के कक्ष के रन पे स्थित एक दलदली क्षेत्र है, वो जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन, वहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया है वो। कक्ष का रन वाला जो है, सरक्रीक जो कक्ष के रन में है, वो बहुत ही विवादित स्थल माना जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसका राइट ऑप्शन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा को डिसाइड करता है वो रेड क्लिफ रेखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है। नेशनल कैपिटल रीजन जो है एनसीआर, वो जो है जो हमारे स्टेट है वो किसके साथ, जो स्टेट है हमारे, वो एनसीआर से कितने स्टेट्स जो है बिलोंग करता है। तो ये हमारा जो है यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, ये जो 3 स्टेट हैं, इनके जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वो एनसीआर में आते हैं, जो कि हमारी नेशनल कैपिटल रीजन जो कि न्यू दिल्ली से जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। तो हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, पंजाब हिमाचल प्रदेश नहीं है। तो हरियाणा और राजस्थान दोनों हो जाएगा, क्योंकि 3 स्टेट है ना, जो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये हमारी जो है नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये जो घूम है, ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में आता है, जम्मू कश्मीर में नहीं। मठ है ये, भारतीय मठ है। की है हमारा हिमाचल प्रदेश में है। रूमटेक है वो सिक्किम में है। तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश। तो घूम जो है हमारा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। बाकी ये जो है हमारा मैच नहीं कर रहा, बाकी हमारे सही हैं। ये हमारा मैच नहीं कर रहा है, जो कि घूम जो है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। ठीक, ये सारा जो है आर्ट एंड कल्चर पोर्शन का जो वो टॉपिक है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 में लागू कर दिया गया था। क्या था ना कि जो भारतीय वन्य जीव अधिनियम था उसमें पहले तो बहुत ही ज़्यादा लचर उसकी जो व्यवस्था थी, उसमें क्या था कि अपराध, जैसे मान लीजिए किसी ने अगर अवैध तस्करी कर ली, तो जो अपराध जिसने मान लीजिए कर लिया, उसने अवैध तस्करी कर ली, अवैध शिकार हो गया, तो उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान था वो इतना कठोर नहीं था। तो इसके बाद जब संविधान वो जब अमेंडमेंट हुआ, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2003 में जो हुआ, उसके तहत क्या है, अपराध और जो सज़ा है अपराध की, उसको थोड़ा सा, और जो जुर्माना है उसको थोड़ा सा कठोर बना, थोड़ा रिजिड कर दिया गया, जिससे कि लोग इन चीज़ों को करने से बचें। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम हमारा जो है 1972 में आया था। ये देखिए 1972। वाइल्ड लाइफ, इंडियन जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1972 में बना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस हम मनाते हैं। पहला हिंदी दिवस जो है 1953 में मनाया गया था। तो 14 सितंबर हिंदी दिवस, और सबसे पहले कब मनाया गया था, तो 1953 में। दोस्तों, हमारी जो हिंदी है वो राजभाषा है। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, जो सरकारी कामकाज में यूज की जाती है। तो और 59% जो है जो पूरी लैंग्वेज का, जितने भी हम लोग बोलते हैं यहाँ पे भाषा भारत में यूज़ की जाती है, 59% लोग जो है हिंदी भाषी लोग हैं। सबसे पहली लैंग्वेज सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, मैं थोड़ा सा डेप्थ में बता दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब इसके बाद
ये मेरा प्रैक्टिस सेट है, इसके बाद कोई देखेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ताकि मेरे जो कुछ जेन्युइन बच्चे हैं, जो थोड़े बहुत भी मेरे हैं, वो कुछ मुझसे थोड़ा बहुत सीख के जाएँ। हाँ, मुझे पता है कि अब ये जो लास्ट है, अब पेट का एग्ज़ाम 2-3 दिन बचा है, इसके बाद कोई देखेगा भी नहीं इस वीडियो को, फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे प्यारे जेन्युइन बच्चे हैं, वो थोड़ा मुझसे कुछ एक्स्ट्रा सीख के जाएँ, कुछ एडिशनल सीख के जाएँ। तो जो हिंदी हमारी जो लैंग्वेज है, 59% लोग जो है हिंदी भाषी लोग हैं, ठीक। और सेकंड में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? फर्स्ट में हमारी हिंदी हो गई, सेकंड में हमारी बांग्ला हो गई, थर्ड में हमारी मराठी हो गई। और 59% लोग जो है हिंदी बोलते हैं, 9% लोग बांग्ला बोलते हैं, और जो लगभग 8% लोग जो है वो मराठी बोलते हैं। फर्स्ट हमारी हिंदी हो गई, सेकंड जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, फर्स्ट हमारी बोली है, सबसे ज़्यादा जो हिंदी बोली जाती है, सेकंड में हमारी बांग्ला है, थर्ड में हमारी मराठी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय मतलब में स्थित है। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। और ये क्या है कि जो मतलब कार्टूनिस्ट है, जैसे कि कठपुतलियाँ टाइप की नहीं होती हैं, गुड़ियाओं का संग्रह होता है, वही है। तो इसका राइट ऑप्शन नई दिल्ली हो जाएगा। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? जो लोकप्रिय पर्यटन स्थल हमारा हैवलॉक है, वो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, आइलैंड है, वहाँ पे है। और प्रेजेंट टाइम में जो है इसको हैवलॉक को जो स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है, इसका नाम चेंज कर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंडमान निकोबार, जिसको प्रेजेंट टाइम में हैवलॉक द्वीप का नाम जो है स्वराज द्वीप के नाम से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी किताब R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जंगल बुक है, ये R.K. नारायण द्वारा जो है नहीं लिखी गई है। द जंगल बुक जो है रुडयार्ड किपलिंग ने 1894 में लिखी थी। और बाकी ये जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है, मालगुडी डेज है, द गाइड है, ये जो है R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज, द गाइड, ये K.R. नारायण द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन जो है UPPCS 2019 या 20 में ऐसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन जो उसका निर्वाचन होता है वो जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। और उस जो राज्यसभा का पदेन सभा जो अध्यक्ष होता है वो पदेन सभापति होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति जो बन के आते हैं, एक्स ऑफिशियो जिसको बोलते हैं, जो उपराष्ट्रपति बन के आते हैं वही जो है राज्यसभा का अध्यक्ष भी बन जाते हैं। लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अर्थव्यवस्था में कौन से उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? तो इसमें जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पादन के जितने भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें जो है व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है। तो कैसी अर्थव्यवस्था होती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें सरकारी नियंत्रण नहीं होता। जीएसटी क्या है? तो जीएसटी जो है गुड एंड सर्विस टैक्स जो है, या वस्तु एवं सेवा कर, ये जो है एक हमारा अप्रत्यक्ष कर है, जो कि 2017 1 जुलाई 2017 को ये अप्रत्यक्ष कर के रूप में जो है ये लागू हो गया था, मतलब जीएसटी जो है लागू हो गया था। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत? बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। 101वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 101, और 122वां जो ये विधेयक था। विधेयक क्या होता है? विधेयक जैसे कोई बिल पारित हुआ और जब उसमें जो है दोनों जो संसद की जो सदन है वो दोनों अगर पास कर देते हैं, उसके बाद ये जो विधेयक कोई होता है वो राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देते हैं, उनके हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वो विधेयक बिल के रूप में वो बन जाता है। तो 122वां संशोधन विधेयक था और 101वां संविधान संशोधन था। इसके तहत जीएसटी लगाया गया था। और जीएसटी जो क्या कहते हैं, विधेयक को जो इसकी पुष्टि करने वाला पहला राज्य वो असम हो जाता है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो जो सिडबी हमारी होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, जो छोटे छोटे लघु सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए सिडबी की स्थापना हुई थी, जो कि 1990 में जो है 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो हमारा लखनऊ में है। तो इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। हजीरा उर्वरक कारखाना मतलब किस पर आधारित है? तो जो हजीरा सूरत के निकट एक हजीरा पड़ता है, वहाँ पे क्या है कि जो क्रिब्को का हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर निर्भर करता है, जो हमारी नेचुरल गैस है उस पर आधारित है। हजीरा उर्वरक कारखाना तो नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस पे आधारित है।
ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं और इसके जो मॉडल है, किस मॉडल पे जो वो योजना बेस्ड थी। तो प्रथम जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो हेरोड मॉडल पे बेस्ड थी, तो ए का सेकंड हो जाएगा। सेकंड पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस पे थी। थर्ड जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो एस चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित थी। जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो अशोक रुद्र मॉडल पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जो फर्स्ट है हेरोड मॉडल, क्योंकि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो कि ये जो हेरोड डोमर विकास पे आधारित थी। तो फर्स्ट हमारी हेरोड डोमर, सेकंड हमारी महालनोबिस, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। प्रथम जो है उसमें क्या था कि कृषि को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी, और जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या था, मेनली उद्योगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया जो जितने भी ये राउरकेला स्टील और लॉ इस्पात से रिलेटेड थी हमारे कारखाने, ये जो ये महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना। थर्ड हमारी एस चक्रवर्ती मॉडल, फोर्थ हमारी अशोक रुद्र मॉडल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए, तो इसमें जो है निकट दृष्टि जो दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसको क्या है, निकट की वस्तु, इसमें अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए उसको निकट दृष्टि दोष है तो उसको पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख लेगा, लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। तो इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा अवतल लेंस हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। तो जो ए बी पॉजिटिव होते हैं, ए बी प्लस वाले, ए बी पॉजिटिव जो रक्त वाले हैं वो सर्वग्राही होते हैं, मतलब सबसे ये किसी भी वर्ग से ये व्यक्ति जो है रक्त ग्रहण कर सकता है। और जो ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव होते हैं वो सर्वदाता डोनर होते हैं, यूनिवर्सल डोनर, मतलब कि ये किसी भी व्यक्ति जो कोई भी ये किसी को भी मतलब रक्त दे सकते हैं। तो सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव वाला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका की जो रसोई है वो लॉस्टिड होती है, इसमें प्लास्टिड। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम होती है। कोशिका का मस्तिष्क जो है वो न्यूक्लियस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्कोस फाइबर से प्राप्त किया जाता है। जो विस्कोस फाइबर होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। सेलुलोज क्या है कि पादप कोशिका भित्ति का जो मुख्य एक कंपाउंड है, कि सेलुलोज जो है जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है। तो हमारा विस्कोस फाइबर जो है सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। निम्न में कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं, तो हमारी जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको जो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हास्य गैस लॉफिंग गैस कहते हैं। जैसे इसकी अधिक मात्रा सूंघने से व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा 300A अनुच्छेद 300 के तहत एक अधिकार है, तो ये संपत्ति का अधिकार जो है हमारा 300A में है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार के रूप में था, अब विधिक अधिकार के रूप में है, क्योंकि अनुच्छेद 300A के तहत अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक विधिक अधिकार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो कौन सा अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक या स्थान कलात्मक ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया गया है, तो जो हमारा आर्टिकल 49 है उसमें क्या है कि ये 49 हमारा DPSP में आता है। DPSP में 36 से लेकर 51 तक जो हमारा DPSP है उसमें क्या है कि स्मारक या स्थान जो कलात्मक ऐतिहासिक हमारी जो विरासत है उसकी रक्षा के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल 49। और जो ये है अनुच्छेद 149 ऑप्शन में दिया है उसमें क्या है कि जो हमारे कैग है महालेखा परीक्षा के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षा है उसके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए मतलब कुछ निर्देश दिए जाते हैं, वो 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए। अनुच्छेद 355 में बाह्य आक्रमण है, मतलब बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का कर्तव्य सौंपा गया है। तो ये सारी चीज़ हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है, तो ये जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 क्लॉज 1 जो है इसके तहत यदि राष्ट्रपति को ये प्रतीत हो जाता है कि युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या फिर कोई ऐसी स्थिति विद्यमान हो गई है, सशस्त्र विद्रोह हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है मतलब आपातकाल के लिए। और भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 352 है वो राष्ट्रीय आपात, और 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन। एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 में जो है वो आर्थिक आपातकाल जो वित्तीय आपातकाल होता है उसके बारे में वर्णन दिया हुआ है। तो किसको ये अधिकार है, वो राष्ट्रपति को ये अधिकार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस आयोग ने स्थायी जो अंतर्राज्यीय परिषद और सरकारी जो परिषद है, इस स्थापना का समर्थन किसने किया था? तो जो सरकारिया आयोग थी, सरकारिया आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट में स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की अनुशंसा की थी। और इसमें क्या था कि जो आर्टिकल 263 है, इसके तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो सरकारी आयोग ने इसका जो है अनुशंसा इसकी की थी कि अंतर सरकारी परिषद जो है बननी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में 9 का जो है भाग 9 का नगर पालिका जो जोड़ा था? तो भारत का जो ये संविधान के जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जो है 9 का और 9A जो है मतलब जो भाग है उसको जोड़ा गया था, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, डेट याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी डेट 1993 भी दी जाती है और 1992 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले में जो मुकदमे में पैरवी कर रहे हैं, मतलब जो आज़ाद हिंद फौज थी उसको मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उसको सज़ा दे दी गई थी, तो फांसी की सज़ा भी थी। तो उसमें से क्या था, भारत सरकार ये जो मतलब आज़ाद हिंद फौज थी, इसके जो समर्थन में कुछ लोग वकील जो मतलब एडवोकेट थे वो इनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो उसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें जो हमारे 1945 में जो आज़ाद हिंद फौज थी, तो इसके सिपाहियों के जो मुकदमे में कौन कौन लड़ रहा था, पैरवी कर रहा था? कैलाश नाथ काटजू थे, सरतेज बहादुर सप्रू थे, कैलाश नाथ काटजू, सरतेज बहादुर सप्रू, आरुड़ा आशफ अली और जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, ये सारे जो हैं सब कर रहे थे। तो अध्यक्षता किसने की थी? तो पैरवी जो है कैलाश नाथ काटजू, सरतेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई कर रहे थे। और इसकी जो अध्यक्षता थी, सारे जो वकील तो पैरवी कर रहे थे, लेकिन इन सब की जो अध्यक्षता थी भूलाभाई देसाई ने की थी। तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, 1945 में आज़ाद हिंद फौज लाल किले में, ये कभी कभी डेट पूछ लेता, ईयर पूछ लेता है, तो 1945 में हुई थी। और इसकी तरफ से जो पैरवी कर रहे थे आज़ाद हिंद फौज की तरफ से कैलाश नाथ काटजू, सरतेज बहादुर सप्रू, अरुड़ा आशफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, और वकीलों के समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई जी ने की थी। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो चंपारण की जो घटना हमारी सबसे पहले हुई थी, जो कि 1917 में हुई थी। फिर उसके बाद अहमदाबाद जो मिल हड़ताल थी वो 1918 में हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था वो मार्च 1918 में हुई थी। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक था। एक बार फिर से मैं बोल दे रही हूँ, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में था। उसके बाद अहमदा मिल मजदूर जो थे उनका जो हड़ताल था वो 1918 में था, फरवरी में शुरू हुआ था। क्योंकि जो खेड़ा और अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन था, ये दोनों लगभग 1 महीने के अंतराल पे घटित हुई थी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है अहमदाबाद और खेड़ा में। तो अहमदाबाद मिल मजदूर वाला जो आंदोलन था वो पहले हुआ था, देन खेड़ा सत्याग्रह हुआ था जो कि मार्च 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो हमारा 1920 से लेकर 1922 तक था। तो हमारा पहला फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ। ये जो अरेंज वे में है तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। आइए यहाँ पे कोड पे देख लेते हैं। तो हमारा पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया था? तो जो सी राजगोपालाचारी थे, उन्होंने जो है CR फार्मूला दिया था, जो कि जुलाई 1944 में सी राजगोपालाचारी ने जो है महात्मा गांधी की स्वीकृति से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते को, वो एक दोनों में ना समझौता कराना चाह रहे थे कि जो मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस है वो दोनों आपस में मिलकर के 1944 में CR फार्मूला लाया गया। लेकिन जो जिन्ना ने इसका विरोध कर दिया था, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया था, इस वजह से वो CR फार्मूला जो 1944 में थी वो असफल हो गई थी। देखिए इसमें ऑप्शन ना, ये वाला क्वेश्चन पीसेस में भी एक बार पूछा गया था। तो CR फार्मूला किसके नाम पे था? तो बहुत लोगों ने CR दास लगा दिया था, जो कि हमारा सी राजगोपालाचारी थे। क्योंकि CR दास बहुत ही ज़्यादा थोड़े से फेमस रहे हैं तो लोगों को लगेगा CR दास होंगे, पर वो गलत हो जाएगा, सी जो है राजगोपालाचारी हो जाएंगे। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1793 में जो है 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 1793 में लॉर्ड
कॉर्नवालिस जो था, सॉरी लॉर्ड नहीं कहना चाहिए, कॉर्नवालिस, क्योंकि अंग्रेज थे। तो जो है जमींदारी प्रणाली जो है 1793 में कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। जमींदारी प्रणाली जिसको स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, जमींदारी प्रणाली जिसको स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। और ये जो व्यवस्था थी हमारी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ये जो कर्नाटक और संयुक्त प्रांत जो कि हमारा वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, अवध वाला ये जो रीजन है, यहाँ पे शुरू हुई थी। क्योंकि ये पूछा जाता है कि एरिया वाइज क्या था। मतलब अवध वाला जो क्षेत्र था उत्तर प्रदेश, और ये वाराणसी वाले जो वाराणसी और उत्तर प्रदेश वाले जो क्षेत्र थे संयुक्त प्रांत के अंतर्गत शामिल थे। इसमें क्या था कि जैसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कि कितने क्षेत्रफल लगभग थे, पूरे भारत का लगभग 19% क्षेत्र जो है स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था, तो 19% हिस्सा। और कॉर्नवालिस ने 1793 में जमींदारी प्रणाली शुरू की जिसको स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। पूरे भारत का लगभग 19% क्षेत्रफल हिस्सा इसमें आता था। और जो संयुक्त प्रांत हमारा जिसमें उत्तर प्रदेश वाराणसी वाला जो क्षेत्र था ये आता था, कर्नाटक आता था, उड़ीसा था, बिहार था और बंगाल वाला जो रीजन था, ये सारे इसमें सम्मिलित थे। तो इस मतलब इसी व्यवस्था के तहत जमींदारों का एक नया वर्ग जो है भूस्वामी, वो मतलब भूस्वामी घोषित कर दिया गया था। जमींदारी जो व्यवस्था थी यहीं से कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन हुआ था, 1793 में जो जमींदारी व्यवस्था प्रणाली थी जिसमें कि भू का स्वामी जो है जमींदार वर्ग हो गया था। आइए दोस्तों, कुछ लोगों ने मेरे को मतलब सजेस्ट किया कि आप थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी बीच बीच में किया करिए जिससे बच्चे बोर नहीं होंगे। तो सॉरी, मैं बता देना चाहती हूँ कि 20-25 मिनट का मुश्किल से वीडियो होता है, उसमें मैं आपको इंटरटेनमेंट भी करूँ नहीं, बिल्कुल ये कभी ऐसा नहीं होगा। अगर ईश्वर की कृपा रही तो मैं मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत ग्रो भी कर गई तो भी मेरा ये एजेंडा नहीं है कि 20-25 मिनट का वीडियो होता है उसमें भी मैं आपको चलूँ इंटरटेनमेंट करूँ, आपका इंटरटेनमेंट करूँ। इंटरटेनमेंट के लिए तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जो भी 2-4 लोग हैं वो मतलब सीरियस कैंडिडेट हों, वो मेरे साथ मतलब हम लोग आपस में मतलब इंटरेक्शन करें, कुछ सीखें सिखाएं, बस मैं यही तक रखना चाहती हूँ। इंटरटेनमेंट जैसा कुछ नहीं। इंटरटेनमेंट, पढ़ाई तो अपने आप में खुद ही इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मुझे नहीं लगता है कि कुछ इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा सीरियसनेस की भी ज़रूरत होनी चाहिए मुझे लगता है। पढ़ाई तो भाई वो इंटरटेनमेंट वहाँ ज़रूरत है ना जहाँ पे 6-6 घंटे की मैराथन चल रही है, वहाँ पे थोड़ा 1-2 मिनट का, अब 25 मिनट का वीडियो है उसमें मैं मतलब फिर प्रोडक्टिविटी क्या निकल के आएगी जब मैं आपको इंटरटेनमेंट ही आपका करूँ, कुछ हंसी जोक चुटकुले सुना दूँ। मतलब बी सीरियस, थोड़ा सीरियस होकर हम पढ़ाई की बातें कर ले। तो मैंने उनको बोला कि देखिए ऐसा नहीं होगा, मैं ये इंटरटेन नहीं कर सकती लोगों का। हाँ, मैंने जो सीखा है वो मैं लोगों को मतलब अपना अनुभव और अपना जो मैंने लर्न किया है वो चीज़ें लोगों को सर्व करूं, बस मैं इतना चाहती हूं। और मैं मतलब एकदम डेडिकेशन के साथ कुछ सिखाना चाहती हूँ, खुद भी सीखना चाहती हूँ। क्वालिटेटिव एजुकेशन मैं मतलब सर्व करना चाहती हूँ, अगर कृपा रही ईश्वर की तो बस मैं इतना ही करना चाहती हूँ। बाकी इंटरटेनमेंट जैसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता। मतलब पढ़ाई तो खुद ही इतना इंटरेस्टिंग है और इतना आसान भी नहीं है क्योंकि कुछ त्याग की भी ज़रूरत पड़ती है इसको पाने के लिए। तो इंटरटेनमेंट करने के लिए ये मंच नहीं है, सॉरी। तो आइए कुछ नया सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। तो फिर शुरू करते हैं आगे। तो 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो कॉर्नवालिस, जो कि मैंने डिस्कस किया। त्रिपिटक की पवित्र किसकी पुस्तक है, मतलब किस धर्म की है? तो जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। कहते हैं कि जब बुद्ध की मतलब उनका जो उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था उसके बाद जो उनकी शिक्षाएं थी तो उसका एक संकलित मतलब फॉर्म था, उसको त्रिपिटक जो है वो त्रिपिटक हमारी 3 भागों में विभाजित हुई थी। जैसे कि विनय पिटक जिसमें कि संघ संबंधी जो नियम थे, आचार विचार, जो संघ के कुछ नियम आचार थे, आचार विचार, वो हमारे विनय पिटक में थे। सुत्त पिटक क्या था? एक तरह से धार्मिक सिद्धांत जो बौद्ध धर्म का था वो सुत्त पिटक में था। अभिधम्म पिटक क्या था? मेनली जो फिलोसफिकल जो मतलब वहाँ की वो सिद्धांत थे, वो दार्शनिक सिद्धांत, वो हमारे अभिधम्म पिटक में थे। तो ये 3 पिटक थे जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो 1877 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। और अशोक के जो शिलालेख थे उसको सबसे पहले पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो जेम्स प्रिंसप को जाता है, जो कि 1837 में उन्होंने उनके शिलालेखों को पढ़ा था। तो अगर यहाँ पे बात आती है 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने अगर उनके शिलालेखों को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका श्रेय किसको जाता है? 1837 में जेम्स प्रिंसप को जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा की रचना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठों और अहमद साहब दाली जो अफगान थे उनके बीच में हुआ था, और मराठा सेना इसमें तो बहुत बुरी तरह पराजित हुई थी। मराठा सेना का जो उस टाइम प्रतिनिधित्व जो है वो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अफगान और मराठों के बीच में हुआ था। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किस शहर को जोड़ती है? तो विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो कि लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टोक तक जोड़ती है। रशिया का जो ये लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक तक जोड़ती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक, जो कि रशिया में है। राष्ट्रीय उद्यानों और उसके स्थानों के संदर्भ में निम्न में कौन सा युग्म सही है? तो गिर जो है वो गुजरात में है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें राजस्थान दिया। रणथंभौर हमारा जो है राजस्थान में है। कीबुल लामजाओ जो है हमारा मणिपुर में है, ये हमें सही नज़र आ रहा है। साइलेंट वैली जो है हमारा केरल में है। शांत घाटी जो है तो वो हमारा केरल में। सारे हमारे गलत हो जाएंगे, सी हमारा सही हो जाएगा जो कि केबुल लामजाओ मणिपुर में है। स्वेज नहर किसको मिलाती है? तो स्वेज नहर जो है लाल सागर, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी को जो है कनेक्ट करती है। तो लाल सागर, भूमध्य सागर, इसको मैंने प्रीवियस ये जो मेरा मुझे लगता है 9वां जो मेरा वीडियो था 8th या 9th जो मॉक टेस्ट था उसमें मैंने बिल्कुल विद मैप जो है अच्छे से डिस्कस किया है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि महानदी नदी पर बनाया गया एक बहुउद्देशीय परियोजना है, और ये माना जाता है कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। और ये जब उस टाइम पे देश के जो प्रधानमंत्री उस टाइम थे जवाहरलाल नेहरू, उनके टाइम पे बना था। तो ये हमारा उड़ीसा हो जाएगा। किस स्थान का मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम है निर्धारित करने का आधार जो रखा गया है? तो प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय मतलब प्रधान मध्य रेखा को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से जाना जाता है। और ये जो रेखा है इंग्लैंड के ग्रीनविच जो मतलब वहाँ से ये गुजरती है, इसको मतलब शून्य अक्ष देशांतर पर ये जो स्थित अंतर्राष्ट्रीय मानक स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो 180 डिग्री मान लीजिए मतलब पूछ भी लेता है कितने डिग्री जो मतलब देशांतर रेखा है। तो देशांतर रेखा मतलब जैसे ये रेखा होती है और एक ये, तो ये हमारी अक्षांशीय रेखा होती है मतलब लैटिट्यूड, और ये हमारी देशांतरी रेखा होती है जो कि लॉन्गिट्यूड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो स्वदेशी आंदोलन का संबंध जो है 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी से संबंधित है, और करजन के टाइम पे जो है ये वो बंगाल विभाजन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के विरोध में फिर स्वदेशी आंदोलन चला था। इसमें देश और राजधानी है, तो आइए देखते हैं। जॉर्जिया की तिब्लिसी, यमन की शाना, घाना की अक्रा, स्विट्जरलैंड की बर्न। जॉर्जिया, तिब्लिसी, स्विट्जरलैंड, बर्न, घाना, अक्रा, यमन, साना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो इसमें बताना है कि अभिराम और अविराम जो है एक जैसे शब्द मिलते हैं लेकिन इसके अर्थ अलग है। एक अभिराम का जो अर्थ है ये देखिए, एक अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, मोहक मतलब आकर्षक, और एक अविराम मतलब होता है अविराम मतलब लगातार। विराम होता है ना, विराम लग जाता है उसमें थोड़ा सा मतलब कि रुकावट आ जाती है, लेकिन अविराम मतलब लगातार, अभिराम मतलब मनमोहक। और तो ये बाकी जो है देखिए ये जो है इसमें अभिराम का ये बाकी सही है। आदि का आरंभ, आदि का अभ्यस्त, अचल का स्थिर, अंचल का क्षेत्र, अयश का बदनामी, अयस का लोहा। तो ये वाला जो हमारा नहीं सही होगा क्योंकि अभिराम यहाँ पे मनमोहक होता है, इसमें स्थिर दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। बाकी इसका अभिराम का लगातार तो सही है, बस अभिराम का यहाँ पे मनमोहक होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतियुक्ति शब्द में संधि है, तो अतियुक्ति का जो शब्द संधि विच्छेद होता है वो अति प्लस उक्ति मतलब ई प्लस उ जो है, तो यहाँ पे देखिए आधाता और या आ रहा है, तो इस जहाँ पे यड़ संधि होती है, यड़ संधि में क्या होती है कि जैसे या है उसके पहले आधा आधा जो मतलब व्यंजन शब्द का प्रयोग होता है, तो जैसे इसमें आधाता और या है तो ये हमारा यड़ संधि हो जाएगी। आँख का पर्यायवाची है, तो आँख का पर्यायवाची लोचन है। इसके और भी होते हैं नेत्र, दृग, चक्षु। पावक जो है अग्नि का है, वस्त्र वशन का है, वशन का जो वशन है वो वस्त्र का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्कलुष का जो विलोम है वो कलुष होता है। कृतज्ञ का
कृतघ्न होता है, कुख्यात का विख्यात, कड़वा का मीठा। देखिए, कड़वा, मीठा, कृतघ्न कृतज्ञ, कुख्यात का विख्यात, निष्कलुष का कलुष। लाल पीला पीला होना, बहुत गुस्सा होना, ये इसका मुहावरा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 9 से 10 सितंबर 2023 के जो बीच में 18वां संस्करण इसका था, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके पहले जो 17वां था वो हमारा इंडोनेशिया बाली में था। 19वां कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। और हर साल जो है इसका आयोजन होता है। इस बारी जो 18वां संस्करण हमारे प्यारे भारत में हुआ था, जो कि नई दिल्ली में था। बाकी तो इसके आयोजन लगभग मतलब कई स्टेट्स में, लगभग पूरे स्टेट्स में इसका आयोजन हुआ है, लेकिन जो 9 से 10 सितंबर के बीच में हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। G20 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसका मैंने बहुत अच्छे से वीडियो भी बनाया, अगर आप लोग देखना चाहो तो मैं मतलब उसमें प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम रखा गया है? तो इसका जो मतलब ये हैदराबाद में स्थित एक रोबोटिक फर्म है जिसका ग्रेने रोबोटिक्स जो है नाम से एक AI संचालित सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसका नाम इंद्रजाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका जो आयोजन पहली बार भारत के चेन्नई में किया गया है। इस टूर्नामेंट में क्या था? यूके, ब्राज़ील, हंगरी और भी जैसे मतलब 15 स्टेट के स्ट्रीट बच्चे भाग लिए थे। तो इसका आयोजन जो है चेन्नई में हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला पब्लिक जो है ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में जो है, बनारस में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया गया है। और ये इसमें इसकी जो खासियत है, इसके बनने के बाद भारत जो है बोलीविया और मैक्सिको के बाद विश्व का तीसरा देश होगा। मतलब तीसरा देश है मैक्सिको, बोलीविया के बाद वाराणसी, जहाँ पे मतलब देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया गया है। मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो जो उत्तर प्रदेश में नगरीय विकास विभाग लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत जो है इसमें क्या किया गया है, इस उत्तर प्रदेश में जो है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला जो है पहला राज्य हो गया है। तो उत्तर प्रदेश हमारा पहला राज्य हो गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। डिजिटल हेल्थ कार्ड। उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में खोली जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी जो है गोरखपुर में खोली जाएगी। और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण नोएडा में जो है, ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। तो फिल्म सिटी किस शहर में? गोरखपुर में। सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया युद्धपोत महेंद्रगिरी किस शिपयार्ड द्वारा जो है निर्मित किया गया है? तो ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है? मझगांव डॉक जो शिप बिल्डर्स लिमिटेड है उसके द्वारा निर्मित किया गया है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2023 में किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? तो ये मुझे लगता है कि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो है मंथली 2000 रुपये जो मुखिया हैं उसको देने का ये राशि प्रदान की जाएगी। चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट पर लैंड हुआ उसका नाम क्या रखा गया है? तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर जो है चंद्रमा के साउथ पोल, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मतलब लैंड हुआ था और उसका नाम जो है शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से रखा गया है। और भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। दोस्तों कितने गर्व की बात है। और जो साउथ पोल में जो चंद्रमा के दक्षिण भाग बहुत ही सेंसिटिव जो वो था, वहाँ पे मतलब लैंड कराना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जो है हमने वो मतलब काम कर दिखाया। और यहाँ पे क्या है, जो इसको लॉन्च करने का मेन जो मतलब मोटो है, वहाँ पे कई सारे जो मिनरल्स हैं तो उसकी खोज के लिए गया है, ये विक्रम लैंडर को उतारा गया है वहाँ पर। तो शिव शक्ति पॉइंट इसका नाम रखा गया है। तो दोस्तों अगर ये मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए। मैं आप लोगों के लिए, मैं मतलब हार्ड वर्क में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। कर्मरत रहिए, कर्म पे मेरा विश्वास ज़्यादा है। तो अगर आप लोग को मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और मतलब कमेंट ज़रूर किया करिए कि आप लोगों को थोड़ा सजेस्ट किया करिए कि क्या पढ़ना है और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।